नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी यूनिक कोचिंग क्लासेज की प्रथम विषय पर, जो कि है हमारे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस। इनकी जीवनी पर आधारित हम प्रथम क्लास हमारी यूनिक कोचिंग क्लासेज पर लाए हैं। और सुभाष चंद्र बोस वह व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश के साथ साथ, हमारे देश के अंदर रहने के साथ साथ, देश के बाहर रहकर, विदेश में जाकर भी अपनी देश के प्रति की क्रांतिकारी क्रांतिकारी की भूमिका अदा की थी दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने अपने क्रांतिकारी, अपने व्यक्तित्व को देश के बाहर जाकर भी बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। यह तो हमारी बदनसीबी है। और हमारी भारत सरकार यहाँ तक कि जो किताबें, बुक्स, एनसीईआरटी हैं, इन्होंने तक हमारे सुभाष चंद्र बोस को अपने अंदर नहीं समाया है। और यह बहुत ही गर्व की बात है कि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, जिनके बारे में आज हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही वंचित रह गई है। इनके बारे में जो इनकी वास्तविकता है, इनकी सच्चाइयां हैं, उनको जानने में विसफल है। कोई ऐसी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी में कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है जो कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर रहा हो, जबकि हमारे एनसीईआरटी को करना ये चाहिए था, सुभाष चंद्र बोस को स्कूल बेस से जोड़ना चाहिए था। स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी को सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पूर्ण रूप से पता होना चाहिए था दोस्तों। लेकिन एनसीईआरटी ने ये नहीं किया है। एनसीईआरटी और भारत सरकार लगातार प्रयासरत है कि भारत की आने वाली जनता सुभाष चंद्र बोस को भूल जाए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किए गए कार्यों को भूल जाए। यह भारत सरकार का और एनसीईआरटी का लक्ष्य मात्र ही मान लो। तो आइए बिना विलंब किए हम एक सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के एक जिनकी वजह से आज हम आजादी में खुली सांस ले पा रहे हैं दोस्तों, उनके ऊपर एक बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, जो कि वर्तमान ओडिशा में पड़ता है दोस्तों। उस समय पर कटक, वो ओडिशा, बंगाल और बिहार तीनों एक ही राज्य हुआ करते थे दोस्तों। और कटक उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, तो कटक कलकत्ता के अंतर्गत आता था दोस्तों। और वर्तमान में कटक ओडिशा के अंतर्गत आता है। और कटक में चावल अनुसंधान केंद्र भी है दोस्तों। और कटक में एक स्थान है जहां पर भारी जल बनाया जाता है दोस्तों, जो कि हम आगे जब मैप पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कटक के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ है दोस्तों। वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है, उस समय बंगाल में पड़ता था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस समय एक ही राज्य था, बाद में यह अलग हुए हैं। और उस समय कलकत्ता के अंदर एक शहर आता था, वो था कटक। तो उस समय जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, तो इनके पिताजी एक पेशे से वकील थे और इनका परिवार राजशाही परिवार था। इनको परिवार में कोई कमी नहीं थी। इनका परिवार पूरा भला पूरा परिवार था दोस्तों। और यह परिवार पैसे से बहुत अमीर थे। इनके परिवार में कोई कमी नहीं थी। इनके उस समय, जिस समय की भारत में यदि किसी के घर में साइकिल आ जाती थी, तो गांव के गांव साइकिल को देखने के लिए उमड़ पड़ते थे दोस्तों। उस समय इनके परिवार में कार थी दोस्तों। बहुत बड़ी बात है कार होना। उस समय कार होना बहुत ही बड़ी बात है। ये मान लो, इस समय के रतन और टाटा की बराबरी करता था वो व्यक्ति जिसके पास उस समय में कार थी दोस्तों। तो स्वामी विवेकानंद बहुत अमीर वाले पैसे से थे, जिधर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ दोस्तों। उस दिन 23 जनवरी को एक उस व्यक्ति ने जन्म लिया है जो कि आगे जाकर अपने देश के प्रति, अपनी देश भूमि के प्रति अपनी जान तक न्यौछावर कर देगा दोस्तों। यह वो व्यक्ति आज 23 जनवरी 1897 ईस्वी को जन्म ले रहा है दोस्तों। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं है, एक दो दिन बाद में सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी आने वाली है दोस्तों। जयंती के उपलक्ष्य में भी हम कुछ न कुछ वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती और सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 जनवरी
1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है। जन्म किस स्थान पर हुआ है? कटक, वर्तमान ओडिशा, उस समय का बंगाल, कलकत्ता के अंदर आने वाला शहर, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जयनाथ बोस, जो कि पेशे से एक वकील हैं दोस्तों, और सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम प्रभावती देवी माना जाता है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने अपने स्नातक की डिग्री, जिसको अपन बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं दोस्तों, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से सुभाष चंद्र बोस ने की। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में उस समय वह पूरे कॉलेज में सेकंड रैंक पर आए थे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस उस समय पूरे कॉलेज में सेकंड रैंक पर आए दोस्तों। इतने पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट, इतने होशियार थे कि इन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के ऊपर लिखी प्रत्येक बुक, जो जितना पढ़ सकते थे, जितना उस समय लिखा हुआ था, एक एक शब्द इन्होंने पढ़ दिया था दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के ऊपर पूरा पढ़ डाला सुभाष चंद्र बोस ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में। सुभाष चंद्र बोस को स्वामी विवेकानंद जी का पूरा इतिहास याद था दोस्तों, पूरा इतिहास इन्होंने रट डाला। क्यों? क्योंकि ये अपना आइडियल, सुभाष चंद्र बोस अपना आइडियल किसको मानते थे? सुभाष चंद्र बोस अपना आइडियल मानते थे स्वामी विवेकानंद जी को। सुभाष चंद्र बोस अपना क्या मानते थे? अपना आइडियल मानते थे दोस्तों। और आइडियल होता है अपना मतलब रोल मॉडल। सुभाष चंद्र बोस किसके जैसा बनना चाहते थे? सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद जैसा बनना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर लिखा पूरा इतिहास मात्र 15 वर्ष की उम्र में याद कर लिया। एक एक शब्द पढ़ डाला उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और जब उन्होंने बीए कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए किया तो पूरे कॉलेज में टॉपर रहे, सेकंड रैंक उनकी आई। परिवार बहुत पैसों वाला था, बहुत अमीर रईस जा रहे थे। तो इनके पिताजी की इच्छा हुई, वकील थे, पढ़े लिखे आदमी, इनके पिताजी कोई गवाह नहीं थे। तो इनके पिताजी की इच्छा होती है कि अपना परिवार बोला सुख संपत्ति है, अपना परिवार सुख संपन्न है, तो अपने बेटे को क्यों नहीं सिविल सर्वेंट आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कराई जाए दोस्तों। आईसीएस उस जमाने का बहुत ही महत्वपूर्ण एक एग्जाम हुआ करता था। जिस तरीके से आज अपने यहाँ पर यूपीएससी आईपीएस का एग्जाम करवाती है, आईएएस का एग्जाम करवाती है, उसी समय आईसीएस एक पोस्ट थी दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विस। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट थी। और उस समय इस जो व्यक्ति इस पोस्ट पर आसीन होता था, उस व्यक्ति को भगवान की नजरों से देखा जाता था दोस्तों। हालांकि आज भी देखा जाता है, जो कोई होता है आईपीएस होता है, आईएएस होता है, उसको लोग भगवान की नजरों से देखते हैं कि न जाने क्या कर दे, ऐसे कितना पढ़ा होगा, अभी पढ़ा होगा, जो वास्तव में आईसीएस पढ़े हुए क्या आईसीएस बनते हैं। बहुत से उनके पिताजी ने बोला कि बेटा मैं तुम्हें आईसीएस बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम आईसीएस बनो, तुम आईसीएस की तैयारी करो और आईसीएस में सिलेक्शन दो। सुभाष चंद्र बोस ने बोला ठीक है पिताजी, आपकी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा और मैं आईसीएस की तैयारी करूंगा। सुभाष चंद्र बोस सन 1919 में आईसीएस की तैयारी के लिए निकल जाते हैं लंदन। बीए कर ली, बीए कलकत्ता विश्वविद्यालय से सेकंड रैंक आया और सुभाष चंद्र बोस अब निकल लिए कहां? 1919 में लंदन आईसीएस की तैयारी करने के लिए। 1919 में स्वामी विवेकानंद लंदन के लिए जाते हैं, लंदन जाते हैं, वहां पर रहते हैं, आईसीएस का फॉर्म भरते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। मात्र एक वर्ष की तैयारी में सन 1920 मात्र एक वर्ष की तैयारी में आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस में ऑल इंडिया, उस समय अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों के देश में रहकर अंग्रेजों के देश में होने वाली परीक्षा, इंग्लिश में अंग्रेजों की भाषा में होने वाली परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस ने अपना रैंक लाया, चौथी रैंक। वो रैंक उस समय बहुत महत्वपूर्ण थी दोस्तों हमारे लिए। उस समय जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय हमारे देश के एक व्यक्ति ने अंग्रेजों के देश में रहकर अंग्रेजों के देश में होने वाली परीक्षा में अंग्रेजों के होने वाली उनकी भाषा की परीक्षा में देकर उस रैंक में चौथा रैंक हासिल की थी दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने चौथी रैंक हासिल की उस समय। वो रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला था। सन 1920 में मात्र 23 वर्ष की उम्र में, सन 1897 23 जनवरी 1897 मात्र 23 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया है दोस्तों। और आईसीएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद में यह सुभाष चंद्र बोस अपनी मां को लेटर लिखते हैं और उसमें लेटर में लिखते हैं कि मां मुझे आईसीएस की जॉब नहीं करनी है, भले ही मेरा ऑल इंडिया में
फोर्थ रैंक आई है, लेकिन मुझे ICS की रैंक जॉब नहीं करनी है। और ये लेटर लिखते हैं तो इनकी माँ बोलती हैं कि मुझे आप पर गर्व है कि मेरे बेटे ने ICS इंडियन सिविल सर्विस जैसी बड़ी एग्जाम में फॉर्म डाला और अपना सिलेक्शन दिया। मुझे गर्व है, और मुझे गर्व है कि जो आप करोगे वो सही करोगे। अपनी माँ का जवाब सुनकर स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलकर सुभाष चंद्र बोस को लगता है कि जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ वह दिशा सही है। यदि स्वामी विवेकानंद जी, जिनका इनके ऊपर प्रभाव था, और इनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो हैं दोस्तों CR दास। इनके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास, चित्तरंजन दास, जिनके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वो क्या है। चित्तरंजन दास से भी इन्होंने पूछा कि गुरुजी मुझे ICS की जॉब नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है? यदि मैं ICS की जॉब करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अंग्रेजों की नौकरी कर रहा हूं, अंग्रेजों की चाकरी कर रहा हूं। भले ही यह एक ऑफिसर का पद है, अधिकारी रैंक है, लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो ICS की नौकरी है ये अंग्रेजों की गुलामी है, अंग्रेजों की चाकरी है, और मैं जब तक अंग्रेज मेरे देश को गुलाम बनाएंगे तब तक मैं अंग्रेजों की चाकरी नहीं करूंगा। और ये बोलते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी, जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, चित्तरंजन दास, वो भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। चित्तरंजन दास जो सुभाष चंद्र बोस के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने बोला नहीं करनी है तो मत करो, क्यों करते हो अंग्रेजों की गुलामी, छोड़ दो। और ये सोचकर सुभाष चंद्र बोस अपने देश वापस लौट आते हैं इंडिया, और अपने पिताजी से बोलते हैं पिताजी मुझे अभी नौकरी नहीं करनी है। गांव वाले, इनके परिवार वाले सब लोग बोलते हैं कि पागल है क्या तू, इतनी अच्छी रैंक मिली है तुझे, इतनी अच्छी नौकरी मिली है, अधिकारी है तू, भगवान की नजरों से देखा जाएगा। उस समय जो ICS होता, ICS अधिकारी होता था उसे भगवान की नजरों से देखते थे लोग, मानते थे। जो ICS का पद होता है ना, उसे स्वर्ग की नौकरी मानते थे दोस्तों, स्वर्ग। लोग मानते थे ICS स्वर्ग, जो ICS बन गया वो स्वर्ग में चल गया। उसको स्वामी विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस छोड़ना चाहते थे दोस्तों। तो इनके पिताजी ने वही, इनको थोड़ा उस समय नाराज हुए, लेकिन ठीक है 1921 में 20 में 19 में तैयारी करने गए, 1920 में सिलेक्शन दिया, 1921 में रिजाइन दे दिया दोस्तों, त्याग पत्र दे दिया, नहीं करनी है मुझे अंग्रेजों की नौकरी, और चले आए राजनीति में। 1923 में कांग्रेस युवा संगठन 19 में तैयारी करने गए, 20 में सिलेक्शन दिया, 21 में त्याग पत्र दिया, 23 में सुभाष चंद्र बोस ने युवा कांग्रेस संगठन की स्थापना कर दी दोस्तों। मात्र 26 साल की उम्र में, मात्र 26 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस ने युवा कांग्रेस संगठन की स्थापना कर दी और उसके सचिव बन गए सुभाष चंद्र बोस। 1923 में 26 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी भी इनके बहुत प्रभाव रहा इनके ऊपर, राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस कार्य कर रहे हैं अपने राजनीतिक गुरु CR दास, चित्तरंजन दास, जो कि सन 1923 में कलकत्ता नगर पालिका के मेयर हैं दोस्तों। कलकत्ता नगर पालिका मेयर 1923, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास, चित्तरंजन दास 1923 में कलकत्ता नगर पालिका के मेयर हैं दोस्तों। और स्वामी विवेकानंद जी के पूर्ण राजनीतिक अध्ययन सुभाष चंद्र बोस ने कर लिया है। किनके ऊपर? सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण राजनीतिक अध्ययन कर लिया है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, और अब अपने गुरु चित्तरंजन दास CR दास के अंडर में रहकर हेल्पिंग हैंड बना रखा है CR दास ने अपना। किसको? सुभाष चंद्र बोस को अपना हेल्पिंग हैंड बना रखा है। किसने? CR दास ने अपना हेल्पिंग हैंड बना रखा है सुभाष चंद्र बोस को, और राजनीतिक कार्यों में और अच्छा मजबूत कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस को। क्यों? खुद क्या है? मेयर। किसके? कलकत्ता नगर पालिका के मेयर हैं। कौन? CR दास, चित्तरंजन दास। और इसी प्रकार कार्य चल रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों कर रहे हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण एक सन 1925 में सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश शासन के द्वारा अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश शासन, जो कि ब्रिटिश शासन अपने भारत में चल रहा था उस समय, क्यों का शासन चल रहा था, पुलिस थी उस समय की, क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वह व्यक्ति जो ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर एग्जाम में बैठकर पास कर चयनित होकर ऑल इंडियन फोर्थ रैंक लाकर त्याग पत्र देकर आया है, उसको आज सलाखों के पीछे डाल दिया गया है दोस्तों। कोई नई बात नहीं है।
क्रांतिकारियों के लिए आम बात थी। स्वामी सुभाष चंद्र बोस कुल अपने जीवन में 17 बार जेल में गए हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में 17 बार जेल में गए हैं। ये तो शुरुआत है, तीसरी बार थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया गया है, और जेल ऐसी वैसी नहीं, प्रसिद्ध जेल मांडले जेल 1925 में सुभाष चंद्र बोस को मांडले जेल भेजा गया, जो कि वर्तमान म्यांमार में पड़ती थी। उस समय ब्रह्मा का हिस्सा थी, जिसका नाम बदलकर बाद में म्यांमार कर दिया गया। ब्रह्मा वर्तमान म्यांमार में एक स्थान है मांडले स्थान पर एक जेल है, जिसको मांडले जेल के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत के बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों को इस जेल में रखा गया। इस जेल में रखने का कारण क्या है? यह जेल एक ऐसी जेल है जिसमें जो कोई व्यक्ति लंबा टिकेगा वह बीमार हो जाएगा, बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। कारण है उसके पीछे उस जेल के अंदर रहने वाली सीलन, जो उस जेल के अंदर बहुत सीलन रहा करती थी। इस कारण उसमें मलेरिया के मच्छर उत्पन्न होते थे दोस्तों, और उन मच्छरों के काटने से सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर हो जाती है टीबी, जो कि आज के समय में बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती है कि यदि इसका सही समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह जीवन के लिए बहुत घातक हो सकती है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ आज से 100 साल पहले की दोस्तों, तो उस समय ये टीबी कितनी खतरनाक होती थी सोचो दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस उस समय मांडले जेल में थे और वहां पर टीबी से ग्रसित हो जाते हैं। उस समय पश्चात सुभाष चंद्र बोस, और उससे पहले एक घटना मुझे याद आ रही है जो मैं आपको बता देता हूँ। सन 1925 में ही सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु है CR दास, चित्तरंजन दास, कलकत्ता के मेयर थे। 1923 में उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। CR दास की मृत्यु सन 1925 में। सुभाष चंद्र बोस मांडले जेल में गए सन 1925 में। सन 1925 सुभाष चंद्र बोस के लिए कोई खास नहीं रहा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत अशुभ रहा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस, इसमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सुभाष चंद्र बोस को सन 1925 में। तो आइए एक बार हमने जहां तक अध्ययन किया है उसका रिवीजन करते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा विषय है सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम ही मान लो प्रथम वो व्यक्ति जिन्होंने ICS में सिलेक्शन दिया, और ऑल इंडिया फोर्थ रैंक लाए। महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं देश के, जिनको हमको प्रत्येक व्यक्ति को इनकी जीवनी का एक तथ्य याद होना चाहिए दोस्तों। ये हमारा क्या है, कर्तव्य है हमारा। सुभाष चंद्र बोस जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी। सुभाष चंद्र बोस जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी। स्थान कटक वर्तमान में ओडिशा, उस समय का बंगाल कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता के बहुत रईस घर में जन्म हुआ है इसका सुभाष चंद्र बोस का। आगे जाकर बहुत तकलीफ से निकले। माता का नाम प्रभावती देवी, पिता का नाम जयनाथ बोस। प्रभाव किसका था? स्वामी विवेकानंद जी का। मात्र 15 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जितना भी इतिहास था पूरा पढ़ डाला, एक शब्द नहीं छोड़ा जो उन्होंने पढ़ा। BA स्नातकोत्तर डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से की, सेकंड रैंक, पूरे कॉलेज में सेकंड रैंक। पढ़ने में बचपन से बहुत होशियार थे दोस्तों, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत जीनियस स्टूडेंट थे, सेकंड रैंक ऑल कॉलेज। उसके बाद में सन 1919 में पिताजी की इच्छा थी बेटा ICS इंडियन सिविल सर्विस में जाए दोस्तों। तो सुभाष चंद्र बोस अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए लंदन चले गए। सन 1920 में ICS की तैयारी में सिलेक्शन दिया, मात्र 1 वर्ष की तैयारी पर ICS में सिलेक्शन दिया दोस्तों। सन 1921 में त्याग पत्र दे दिया, मुझे नहीं करनी है अंग्रेजों की गुलामी, मुझे नहीं करनी है अंग्रेजों की नौकरी, नहीं करनी है अंग्रेजों की चाकरी, मैं त्याग पत्र देता हूँ ICS जैसी बड़ी पोस्ट से। और त्याग पत्र देकर आ गए अपने गुरुजी के पास, सिखाओ मुझे राजकाज। सन 1923 में युवा अपने गुरुजी के सहयोग से युवा कांग्रेस संगठन, गुरुजी कौन? CR दास, चित्तरंजन दास, इनके राजनीतिक गुरु हैं दोस्तों। अपने गुरुजी के सहयोग से बना दिया क्या नया संगठन, युवा कांग्रेस संगठन बना दिया। और 1925 में क्रांति गतिविधियों के चलने के कारण सुभाष चंद्र बोस को मांडले जेल में शिफ्ट कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। मांडले जेल वर्तमान म्यांमार, उस समय का ब्रह्मा, जो कि एक बहुत ही खराब जेल है, जिसमें जो क्रांतिकारी रहेगा बीमार अवश्य पड़ेगा। भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों को जेल में रखा गया है, उनमें सुभाष चंद्र बोस भी एक थे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस को 1925 में मांडले जेल में रखा गया। मांडले जेल में सीलन की समस्या आने के कारण प्रत्येक व्यक्ति किससे ग्रसित हो जाता है? उसमें जो मलेरिया के मच्छर उत्पन्न होते हैं उसकी वजह से टीबी से ग्रसित हो जाता है। उसमें जो खाना दिया जाता है बहुत ही गलत दिया जाता है, बहुत ही खराब खाना दिया जाता है, उसको खाकर व्यक्ति बीमार होता है दोस्तों। सन 1925 में सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास, चित्तरंजन दास की भी मृत्यु हो जाती है, और इसी के चलते सुभाष चंद्र बोस की गुरु जी डेथ हो जाती है। और इसी कारण
सुभाष चंद्र बोस के लिए 1925 बहुत ही खराब रहा दोस्तों। अब तक के जीवन में बहुत उन्होंने बहुत कुछ अपने गुरु के रूप में बहुत कुछ खो दिया। उनको जब जेल में पता चला कि अपने आपके गुरु जी की मृत्यु हो गई है, तो उनको बहुत ठेस पहुंची दोस्तों ये सुनकर। सुभाष चंद्र बोस बाहर आ जाते हैं और रिहा हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रिहा हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस सदस्य बन चुके हैं किसके, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य बन चुके हैं सन 1923 से लेकर 1927 के मध्य। मात्र इतनी सी उम्र में एक सुभाष चंद्र बोस एक नेता के रूप में उभर आए दोस्तों। भारत में जो लोग हैं उनके मध्य सुभाष चंद्र बोस उभर आए हैं एक राजनेता के रूप में, बहुत महत्वपूर्ण नेता बन चुके हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, कांग्रेस के सदस्य बन चुके हैं सुभाष चंद्र बोस। अब 1927 में बहुत महत्वपूर्ण पद आ गए इनके पास। सुभाष चंद्र बोस 1928 कलकत्ता अधिवेशन, 1928 ये लिख देता हूं मैं, तो ठीक है, यहां से देख लेना, दिख रहा होगा। टीबी इनको बीमारी हुई थी, तो मैं मिटा रहा हूं। डस्टर किधर है? डस्टर लाओ, ठीक है, ले आना, अभी मैं बताता हूं थोड़ा। सन 1928 आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सन 1928 में कलकत्ता में एक अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। सन 1928 में कलकत्ता अधिवेशन होता है दोस्तों कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन होता है तो उस समय आपको याद होगा नेहरू जी आए थे जिस समय कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव रखा गया था। उस अधिवेशन की स्थापना, उस अधिवेशन का सहयोग, उस अधिवेशन का आयोजन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के ऊपर उस समय कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छा पद था, बहुत अच्छा रोल था कांग्रेस में इनका। सुभाष चंद्र बोस को 1928 कलकत्ता अधिवेशन का आयोजक बनाया गया। आयोजक की संपूर्ण तैयारी किसके ऊपर सौंपी गई दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के ऊपर सौंपी गई और सुभाष चंद्र बोस ने निभाए, बहुत अच्छे से बनाया। सुभाष चंद्र बोस का जो संगठन था 1923 का युवा कांग्रेस संगठन, इस संगठन के अंतर्गत से सुभाष चंद्र बोस ने एक टीम बनाई, 70-80 युवा लिए एक संगठन बनाया और उन सबको तैयार किया। किसके लिए? परेड के लिए। उन सबको परेड करवाते थे, सैल्यूट करवाना सिखाते थे, सेना की जैसी ड्रेस बांट दी सबने। जैसा कि हम स्वामी विवेकानंद जी का, सुभाष चंद्र बोस का फोटो देखते हैं, उसमें वो बढ़िया आर्मी की ड्रेस पहने हुए, टोपी लगाए हुए, बेल्ट बांध रखी है, बढ़िया सैल्यूट कर रहे हैं ऐसे वैसे। वो सुभाष चंद्र बोस उस टाइम का फोटो है, वो सुभाष चंद्र बोस का, ऐसे रखते हैं बढ़िया कमांडर की तरह। सुभाष चंद्र बोस का वैसे बचपन से सपना था कि वो आर्मी में जाए, सेना में जाए और एक ऊंचे पद पर जाए, लेकिन पिताजी ने कहा बेटा आईसीएस बन जा। पिताजी की इच्छा मानकर पिताजी इच्छा रखकर आईसीएस बन गए, आए, तुरंत राजनीति में चले गए। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस को समय नहीं मिला, तो सुभाष चंद्र बोस ने एक संगठन बना लिया, कांग्रेस युवा कोर, लेकिन ये इतना सफल हुआ नहीं आगे जाकर, तो ये वहीं पर समाप्त हो गया। कांग्रेस युवा कोर एक संगठन बना लिया और अपनी सेना को तैयार दे देते। जब 1928 में कलकत्ता अधिवेशन होता है दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना को वहां पर तैनात कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि जब भी कोई नेता है, सब बड़े बड़े नेता आने वाले थे, स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भी नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सब यहीं पर आने वाले थे। तो जब भी कोई बड़ा नेता है तो उनको सैल्यूट करना है, जय हिंद बोलना है और उनको रवाना कर देना है। सब नेता आए, सबने देखा, सब प्रसन्न हुए, लेकिन जब गांधी जी आए, महात्मा गांधी जब वहां पर प्रवेश किया तो उन्होंने उनकी सेना को देखा, तो सुभाष चंद्र बोस से बोलते हैं कि ये बंदरों की फौज एकत्र करने की क्या जरूरत थी? क्यों बोलते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी सेना के विपक्ष में थे, सैन्य संगठन नहीं चाहते थे महात्मा गांधी। स्वामी विवेकानंद जी भी आए, वो प्रसन्न हुए और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर आयोजन किया, आयोजक रहे, इसके आयोजन की संपूर्ण तैयारी करवाई, आयोजन और अधिवेशन हुआ, संपन्न हुआ। स्वामी विवेकानंद जी की बहुत, सबने, प्रत्येक नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस की बहुत तारीफ की। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की सबने शान बोली कि वाह क्या 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 मस्त तैयारी की है सुभाष चंद्र बोस ने, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छा आयोजक का है, बहुत अच्छे आयोजक रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी ने बोल ही दिया बंदरों की फौज, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने बुरा नहीं माना दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस कभी भी महात्मा गांधी की किसी भी बात को बुरा नहीं मानते थे, वो अपने
पिता के बराबर का दर्जा देते थे। किसको? महात्मा गांधी को। लगभग 30 साल का डिफरेंस था दोनों के उम्र में, तो अपना पिता के बराबर का दर्जा देने का भी बनता था और पिता के बराबर का दर्जा देते भी थे। किसको? महात्मा गांधी को। सुभाष चंद्र बोस। आयोजन हो गया कलकत्ता अधिवेशन का। उसके बाद में समय आता है 1930, समय आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेते समय कार्यकारिणी का सदस्य रहे सुभाष चंद्र बोस, और यहीं पर से क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और फिर भेज दिया जाता है मांडले जेल में। मांडले जेल में भेज दिया जाता है वापिस 1930। और 1930 जब जेल में भेज दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस को, तो सुभाष चंद्र बोस जेल से ही एक कलकत्ता मेयर के लिए चुनाव लड़ते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस 1930 में जेल से ही कलकत्ता मेयर नगर पालिका मेयर की पोस्ट, जो कि पहले इनके गुरुजी के पास थी, 1923 में उसके लिए चुनाव लड़ते हैं। जेल से ही पर्चा भरते हैं और विजयी होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। उस समय इनका व्यक्तित्व इस प्रकार लोगों में भरा हुआ था, इस प्रकार उभरे हुए नेता थे ये कि मात्र जेल से चुनाव लड़ने पर सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। 1930 में सुभाष चंद्र बोस मेयर का पोस्ट जीत गए। अब ये सदस्य बन गए, नगर पालिका मेयर बन गए। इसी समय इनके गुरुजी के हाथ के नीचे काम किया करते थे, हेल्पिंग हैंड थे। आज नगर पालिका के मेयर बन गए और नगर पालिका के मेयर बन गए। बहुत सारी क्रांतिक गतिविधियां रही, कभी छोड़ते फिर उठा के ले जाते अंग्रेज, फिर पटक के जाते फिर उठा के ले जाते। जीवन में कुल 17 बार जेल में गए, छोड़ते उठाते ले जाते, वहां ले जाते, स्वास्थ्य बिगड़ जाता। टीबी 1925 में हो गया मांडले जेल में सुभाष चंद्र बोस को, जाते स्वास्थ्य बिगड़ता, फिर छोड़ जाते, फिर ले जाते। 1932 तक जाते जाते सुभाष चंद्र बोस की पूर्ण रूप से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अंग्रेज बोलते हैं, नेताजी बहुत अमीर हो आप, यूरोप जाओ अपना इलाज कराओ। 1932 में नेताजी यूरोप भेज दिया गया। नेताजी को यूरोप भेजा स्वास्थ्य ठीक कराने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1932 में यूरोप चले गए और यूरोप में जाकर सुभाष चंद्र बोस 1932 से 1936 के मध्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहते हैं। यूरोप में अपने स्वास्थ्य ठीक करवाते हैं और वहीं पर सुभाष चंद्र बोस समाजवाद पर गहन अध्ययन करते हैं, क्योंकि यूरोप तो पहले क्रांति कर चुका था। 1934 में क्रांति हो चुकी थी यूरोप में, तो यूरोप समाजवाद के बारे में यूरोप को पूर्ण जानकारी थी, पूर्ण अध्ययन था। सुभाष चंद्र बोस पूर्ण अध्ययन किया सुभाष चंद्र बोस ने समाजवाद पर। और वहीं पर 1934 में सुभाष चंद्र बोस की अपनी भावी पत्नी से मुलाकात होती है, यहीं पर यूरोप में। 1934 में अपनी सुभाष चंद्र बोस की इनकी पत्नी होने वाली पत्नी से इनकी मुलाकात होती है सुभाष चंद्र बोस की। 1937 जब वापस लौटते हैं, 1937 में इनसे विवाह होता है सुभाष चंद्र बोस का, और विवाह होता है 1942 में इससे ही एक पुत्री उत्पन्न होती है सुभाष चंद्र बोस की। उसका नाम है दोस्तों अनीता बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो एक संगठन है जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस आगे करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संगठन है वो नहीं मानता है। वो कहता है कि सुभाष चंद्र बोस की शादी भी नहीं हुई, इनकी कोई पत्नी भी नहीं है और इनकी कोई बेटी भी नहीं है। लेकिन भारतीय सरकार इनकी आइडेंटिटी को मानती है। इनको भी आज ओडिशा में वही सम्मान दिया जाता है जो सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है। अनीता बोस को भारत में भी वही सम्मान मिलता है, ओडिशा में वही सम्मान मिलता है। लेकिन जो फॉरवर्ड ब्लॉक था वो नहीं मानता था कि सुभाष चंद्र बोस की शादी हुई है। शादी होने के जब 1936 में सुभाष चंद्र बोस वापस लौटते हैं, लगातार 4 साल तक देश के बाहर रहने नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1932 से 1936 के मध्य यूरोप में रहते हैं दोस्तों। और जैसे ही ये यूरोप से आते हैं तुरंत अपनी क्रांतिक गतिविधियों में लग जाते हैं। 4 साल तक देश के बाहर रहने की वजह से इनका थोड़ा व्यक्तित्व जनता के बीच में कम हो जाता है।
लेकिन ये वापस अपना व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट जाते हैं, कांग्रेस के साथ में वापस अपना अध्यक्ष का पद संभाल लेते हैं दोस्तों। और जब 1938 में एक अधिवेशन होता है दोस्तों, हरिपुरा गुजरात का अधिवेशन, 1938 हरिपुरा गुजरात अधिवेशन होता है। और जब वो अधिवेशन होता है और जब उसमें अध्यक्ष चुनने की बात आती है दोस्तों, तो जनता के बीच में एक नाम बड़ा उठता है और वो नाम है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को जनता की सहमति और महात्मा गांधी नाम इंपोर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी वह व्यक्ति हैं जो सुभाष चंद्र बोस के साथ हैं। और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर कुल महात्मा गांधी की सहमति से अध्यक्ष चुने जाते हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद पर चुने जाते हैं, वोटिंग होती थी, उस समय भी कांग्रेस के सदस्य होते थे, वोटिंग करते थे और अपन में से ही एक अध्यक्ष को चुनते थे। जब सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है यहाँ पर, तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के रूप में जब भाषण देते हैं, संबोधित करते हैं, अपने सदन को जब संबोधित करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस अपने भाषण में बोलते हैं कि हमको आजादी के लिए एक सेना और एक संगठन की आवश्यकता होगी। हमें आजादी के लिए एक सेना और एक संगठन की आवश्यकता होगी। महात्मा गांधी ये शब्द, महात्मा गांधी ना और एक संगठन शब्द सुनकर महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि यह व्यक्ति, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोलते हैं महात्मा गांधी जी कि यह व्यक्ति हमारे कांग्रेस संगठन नहीं है, यह व्यक्ति हमारे कांग्रेस से अलग चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी की सोच थी, महात्मा गांधी की सोच क्या थी? अहिंसावादी। महात्मा गांधी देश को आजाद कराना चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस देश को आजाद करना चाहते, दोनों की सोच एक थी, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक था, लेकिन दोनों की सोच क्या थी कि सुभाष चंद्र बोस की सोच थी लक्ष्य पवित्र हो, लेकिन उसके लिए साधन जो भी अपनाना चाहे, जो भी अपनाया जाए सब ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी की सोच थी जो अपना लक्ष्य है वो पवित्र है, तो उसको पाने के लिए जो साधन अपनाया जाए वो भी पवित्र होना चाहिए दोस्तों। तो ये सोच थी सुभाष चंद्र बोस की। और सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि अपने को देश को आजाद कराने के लिए एक सेना और संगठन की आवश्यकता होगी। महात्मा गांधी यह शब्द सुनकर नाखुश होते हैं और वो बोल देते हैं कि अगले आने वाले अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित नहीं किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस सन 1938 में बहुत अच्छे कार्य करते हैं जनता के बीच में। और जब सन 1939 त्रिपुरा मध्य प्रदेश के अधिवेशन की बात आती है, तो फिर से जनता के बीच में सुभाष चंद्र बोस खड़े हो जाते हैं और चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं। तो महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस से बोलते हैं कि इस वर्ष आप चुनाव नहीं लड़ोगे। सुभाष चंद्र बोलते हैं मैं क्यों चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। त्रिपुरा मध्य प्रदेश अधिवेशन कांग्रेस सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ते हैं, लेकिन महात्मा गांधी इस बार सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में है। सन 1938 हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में थे। और सन 1939 त्रिपुरा गुजरात अधिवेशन त्रिपुरा मध्य प्रदेश अधिवेशन में महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में है। और सुभाष चंद्र बोस से बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस यदि तुम ये चुनाव लड़ते हो और यदि आपकी जीत होती है तो वो गांधी की हार होगी। सुभाष चंद्र बोस से गांधी ने बोला कि यदि आप चुनाव लड़ते हो और आप चुनाव जीतते हो तो वो गांधी की हार होगी। ये बात उस समय बहुत बड़ी थी। उस समय गांधी एक बहुत बड़े लीडर थे उस समय के, तो क्या इस समय तक भी, आज तक भी गांधी से बड़ा कोई लीडर नहीं हुआ है दोस्तों। वो बात बहुत बड़ी थी। और गांधी जी ने भी अपना एक व्यक्ति पट्टाभी सीतारमण खड़ा कर दिया, जो दक्षिण भारत के एक नेता थे दोस्तों, पट्टाभी सीतारमण और सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में खड़ा किया था। किसे? पट्टाभी सीतारमण ने। किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया है। तो पट्टाभी सीतारमण का तो चेहरा है दोस्तों, लेकिन खड़े कौन हुए यहाँ पर? महात्मा गांधी। किसके विपक्ष में? सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लीडर, कांग्रेस का उस समय का सबसे बड़ा लीडर सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में खड़ा हुआ है दोस्तों। और लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो दोस्तों वो रिजल्ट चौंकाने वाला था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस उस समय 203 कुल मतों से जीते थे। सुभाष चंद्र बोस उस समय कुल कांग्रेस के अंतर्गत 203 मतों से विजयी रहे दोस्तों। यह मत देखकर महात्मा गांधी को बहुत भारी सदमा लगा। और महात्मा गांधी को उस समय लोग बहुत पूजते, भगवान मानते थे। वो लोग मानते थे कि जो व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी पक्ष में खड़ा हुआ है वो व्यक्ति बिल्कुल गलत है। कुछ लोग मानते थे सुभाष चंद्र बोस भी ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो गृह दल के नेता थे वो सुभाष चंद्र बोस को सही मानते थे,
जो नरम दल के महात्मा गांधी के पुजारी पुजारी हुआ करते थे, वो सुभाष चंद्र बोस को बिल्कुल गलत मानते थे। और उस समय जो कांग्रेस कांग्रेस थी, कांग्रेस की एक कार्यकारिणी हुआ करती थी, एक संगठन था, कार्यकारिणी की एक सभा हुआ करती थी, जिसको चलाने के लिए कुल 14 सदस्यों की आवश्यकता होती थी दोस्तों, जिसमें से कुल 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। कुल 12 सदस्यों ने उस समय इस्तीफा दे दिया। किस बात पर? कि महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में है और महात्मा गांधी हार गए, हम यहाँ पर हम सुभाष चंद्र बोस के अंडर में रहकर कार्य नहीं करेंगे। यह बात सुभाष चंद्र बोस को जब पता चलती है तो महात्मा गांधी के पास चले जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस डरे, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के पास चले जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपको मुझ में क्या बुराई नजर आती है, आप मुझे बताइए, मैं उसे सुधार करूंगा। जब सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से बोलते हैं तो सुभाष चंद्र बोस से महात्मा गांधी बोलते हैं कि यदि तुम सेना और संगठन की आवश्यकता है तो तुम कांग्रेस को छोड़ सकते हो, लेकिन कांग्रेस सेना और संगठन के रास्ते पर नहीं जाएगी। कांग्रेस हमेशा अहिंसक है और अहिंसक ही रहेगी, ऐसा महात्मा गांधी बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस से। और सुभाष चंद्र बोस वहीं से कांग्रेस को इस्तीफा दे देते हैं दोस्तों, अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस, अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस को वहीं से छोड़ जाते हैं। और उसी समय जब कांग्रेस को छोड़कर जाते हैं, उसी वर्ष सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक एक संगठन बनाया गया, ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका नाम आपको बहुत सी जगह फॉरवर्ड ब्लॉक मिलेगा, लेकिन जब आप ऑथेंटिक राइटरों की बुक पढ़ोगे तो वहां पर मिलेगा ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस सन 1939 में, और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर अपनी क्रांति गतिविधियों में लग जाते हैं। इनका अलग से है सेना बनाना, ये सेना तैयार करने में जुट गए और अपने देश को आजाद कराने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस पूर्ण तैयारी कर रहे हैं और इधर समय आ चुका है द्वितीय विश्व युद्ध का, जब जर्मनी लगातार ब्रिटेन को खदेड़ रहा है और सुभाष चंद्र बोस को पता चल जाता है कि ब्रिटेन को लगातार मार मिल रही है। जापान, उधर जर्मनी, देश छोटे छोटे देश ही जब इसको ब्रिटेन को खदेड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम यहाँ पर ब्रिटिशों को अपने यहाँ पर इतना परेशान करें कि स्वयं अपने देश को छोड़कर चले जाएं। सुभाष चंद्र बोस इन गतिविधियों में लग जाते हैं और सन 1940 में सुभाष चंद्र बोस क्रांति गतिविधियों के चलते ही इनको वापस अरेस्ट कर लिया जाता है। ब्रिटिश पुलिस के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को वापस गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? क्रांति गतिविधियों के चलते सरकार, ब्रिटिश लोगों को पता चल चुका है कि सुभाष चंद्र बोस है वो संगठन चला रहा है, अपने को यहाँ पर अपने विपक्ष में कार्य कर रहा है और यह व्यक्ति अपने को बहुत नुकसान दे सकता है, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जेल के अंदर भूख हड़ताल कर देते हैं दोस्तों। देश के जब जेल के अंदर होते हैं ये तो भूख हड़ताल कर देते हैं और कुल 14 दिन तक भूख हड़ताल की जाती है इनके द्वारा। 14 दिन तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भूख हड़ताल की जाती है। इनका स्वास्थ्य जेल में बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, स्वास्थ्य जेल में बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो अंग्रेज ब्रिटिश जो अधिकारी होते हैं वो बोलते हैं कि मरा हुआ सुभाष हमारे लिए इतना खतरनाक है जितना कि जिंदा सुभाष नहीं है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही नेता है जो गांधी जी के विपक्ष में जीत कर आया है। गांधी जी के विपक्ष में जीत कर आया हुआ व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता है। उस समय स्वामी विवेकानंद जी के बराबर का पद रखते थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि ये गांधी जी के विपक्ष में जीत कर आए। भारतीय जनता इनको बहुत मानती थी, बहुत पूजती थी, बहुत वर्चस्व था और अंग्रेजों को पता था यदि सुभाष चंद्र बोस अपनी जेल में मर गए तो अब फिर क्रांति हो जाएगी। क्रांति से अंग्रेज डरते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है एक क्रांति 1857 में हुई थी, उस क्रांति का वो क्रांति दोबारा नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया। लेकिन इनके घर के बाहर पहरा दे दिया सीबीआई का पहरा दे दिया। किसके बाद? सुभाष चंद्र बोस के घर के बाहर। और लगातार द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ब्रिटेन को लगातार हार मिल रही है और सुभाष चंद्र बोस जब घर के अंदर
कैद थे दोस्तों अपने घर के अंदर, इनको नजरबंद कर रखा था, बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते, किसी से मीटिंग नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस को अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि ब्रिटेन लगातार हार रहा है जापान और जर्मनी से, दोनों तरफ से इसको लगातार पिछड़ा जा रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस अपने भतीजे शिशिर बोस की सहायता से उस एक रात को शिशिर बोस की सहायता से, अपने भांजे शिशिर बोस की सहायता से सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन मोहम्मद नामक एक मुस्लिम का बेस बनाकर वहां से भाग जाते हैं अपने घर से। सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन नामक एक मुस्लिम का बेस बनाकर वहां से निकल जाते हैं, यहाँ से जाते हैं पेशावर। पेशावर वर्तमान पाकिस्तान, उस समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान। पेशावर में एक व्यक्ति होता है राम करतार सिंह। राम तलवार सिंह यह व्यक्ति उस समय का बहुत बड़ा जासूस था दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस इस व्यक्ति से मिलते हैं और इस व्यक्ति से बोलते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस आया हूं और मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है मॉस्को जाना है दोस्तों, मुझे जाना है मॉस्को, जो कि उस समय रूस की राजधानी थी मॉस्को। और वहां पर सुभाष चंद्र बोस उससे बोलते हैं, इससे राम तलवार सिंह से, कि मुझे तुम कैसे भी करके मॉस्को पहुंचाओ, तुम इस समय के सबसे बड़े जासूस हो। और सुभाष चंद्र बोस को राम तलवार सिंह पहुंचाता है मॉस्को। और हम यहाँ की संपूर्ण क्लासेज जो यहाँ से हैं अपन ने अब तक देखी है, भारत के अंदर सुभाष चंद्र बोस की क्या क्या भूमिका रही है। अब सुभाष चंद्र बोस जाएंगे भारत के बाहर जाकर सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी गतिविधियां निभाएंगे। यह क्रांतिक गतिविधियां हम देखते हैं अगली वीडियो में। अब शुरुआत होने जा रही है, जो सुभाष चंद्र बोस भारत के अंदर नहीं कर पाए वो भारत के बाहर जाकर करेंगे दोस्तों। अब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आपने अभी तक जो पढ़ा है आज की क्लास में जो नेक्स्ट दिन किया है, उस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट पर सर्च कर सकते हैं यूनिक कोचिंग क्लासेस के नाम से भी आपको इस वीडियो का पीडीएफ का जो लिंक है आपको मिल जाएगा दोस्तों। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।